हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग मानवा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। पिछले वीडियो में जापान क्राइसिस आर्क शुरू हो गया था और ये उसका दूसरा पार्ट है। अब तक हमने देखा कि जापान में डंजन ब्रेक हो जाता है और उसमें से खतरनाक जायंट्स बाहर निकलते हैं और जिनवू जापान जाकर इन जायंट्स से निपटने का फैसला करता है। चेयरमैन गनही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बताते हैं कि जिनवू जापान की मदद करने जा रहा है और अगले दिन जिनवू और जिन्हो जापान के लिए निकल जाते हैं। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई थी और हम अमेरिका के कुछ हंटर्स को इस बारे में बात करते देखते हैं। वो सोच रहे थे कि जिनवू जापान जाके जिंदा बचेगा भी कि नहीं। एक हंटर बोलता है कि मिस सेलेनर ने जिनवू की पावर को अपग्रेड भी नहीं किया है, फिर तो वो जरूर मारा जाएगा। इन सब की पावर सेलेनर ने अपग्रेड की हुई थी और जिनवू चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी भी एक लिमिट है। जिनवू को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। उसे लगा होगा कि ये जायंट्स भी जेजू आइलैंड वाले कीड़े मकोड़े की तरह होंगे और यही ओवर कॉन्फिडेंस जिनवू की मौत का कारण बनेगा। ये लोग इस बारे में शर्त भी लगाने लगते हैं कि जिनवू जापान में मरेगा कि नहीं। एक हंटर अपनी यॉट दाव पर लगाते हुए कहता है कि जिनवू पहले दिन ही मारा जाएगा। दूसरा हंटर अपना घर दाव पर लगा देता है कि जिनवू 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। वहीं एक हंटर चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था और अपना खाना एंजॉय कर रहा था। अचानक ही वो इनकी बात काटते हुए कहता है कि मैं अपनी गिल्ड की पूरी बिल्डिंग दाव पर लगाता हूँ कि जिनवू जिंदा बच जाएगा। ये हंटर और कोई नहीं बल्कि महाबली थॉमस आंद्रे था, अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर और स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर। उसकी बात सुन सब शांत हो जाते हैं। थॉमस आगे कहता है कि तुम लोगों को जिनवू की चिंता छोड़कर खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ भी एक एस रैंक गेट खुला है। कल डंजन ब्रेक होगा तो पता नहीं तुम में से कितने लोग जिंदा बचोगे। अब एक हंटर मन में बोलता है कि ये कमीना हमेशा सारा मूड खराब कर देता है। दूसरा हंटर कहता है कि छोड़ो यार, उसे इग्नोर करो। वहीं थॉमस सोचता है कि वो जापान में होता तो कितना मजा आता, लेकिन कल तो उनके यहाँ भी पार्टी शुरू होने वाली है, क्योंकि कल यहाँ भी डंजन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम जापान में आते हैं, जहाँ के हालात बहुत बुरे थे। जायंट्स एक के बाद दूसरे शहर में जाकर तबाही मचा रहे थे। वो लगभग आधे जापान में फैल गए थे। उनकी तबाही की वजह से कई लोग मलबों में फंसे थे और घायल हो गए थे। आर्मी वाले जितना हो सके उतने लोगों को जाकर रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन सबको ले जाने के लिए उनके ट्रक्स में जगह कम पड़ रही थी। एक ओल्ड मैन कहता है कि अभी तो 10 लोग और बचे हुए हैं जो बुरी तरह से घायल हैं। सोल्जर कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जायंट्स यहाँ आते ही होंगे। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम सब भी मारे जाएंगे। ओल्ड मैन कहता है कि हम उन्हें छोड़ के तो नहीं जा सकते, हमने उनसे वादा किया था कि हम आखिर तक उनके साथ रहेंगे। अब ओल्ड मैन की बातें सुन वो सोल्जर भी यहीं रुकने का फैसला करता है। तभी धरती कांपने लगती है और इन्हें भारी कदमों की आवाज आती है। ये ऊपर देखते हैं कि एक जायंट इनके पास आ गया था और उसके मुंह में एक इंसान की बॉडी थी। सोल्जर अब डर के मारे उस पे फायर करने लगते हैं, पर जायंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन सब को कुचलने लगता है और ये सब मरने वाले थे। लेकिन तभी उस जायंट की छाती में एक ब्लैक स्पीयर आके लगता है, जो कि इतना पावरफुल था कि जायंट उड़ते हुए जमीन पे जा गिरता है। ये अटैक किया था जिमा ने, जो एक टाइम पे नागा डंजन का बॉस था, पर अब ये जिनवू का एक सिपाही है। इसे देख सभी सोल्जर्स चौंक जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। तभी जिनवू इनके पास आता है और बोलता है कि ये जगह खतरनाक है, तो तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उस बूढ़े कपल पर बिल्डिंग का मलबा आके गिरने लगता है, लेकिन जिन्हो अपनी शील्ड से उन्हें बचा लेता है और बोलता है कि मैं पीछे रहकर इन लोगों को यहाँ से निकालने में मदद करूंगा। जिनवू ऑरा फार्म करते हुए कहता है कि ठीक है और जायंट से लड़ने को तैयार हो जाता है। जिमा अब अपना स्पीयर एक दूसरे जायंट की छाती में भी घुसेड़ देता है। शैडो सोल्जर बनने के बाद ये उसका पहला बैटल था और वो एक के बाद एक जायंट्स को मारते ही जा रहा था। इसके बाद जिनवू भी मैदान में आता है और अपने डैगर से एक जायंट का सिर ही बीच में से काट देता है। रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर में ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिनवू के शैडो सोल्जर्स इन जायंट्स पर भारी पड़ रहे थे। उसके शैडो एंट्स तो एक जायंट को कच्चा ही खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि एक जायंट से अपनी जान बचा के भाग रही थी। वो डर के मारे चिल्ला रही थी। जायंट उसे पकड़कर खाने ही वाला था, लेकिन अचानक ही यहाँ कोई आता है और अपनी तलवार से उस जायंट का हाथ ही काट देता है और वो जायंट दर्द से चिल्लाने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि इग्रिस था, जो उस बच्ची को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आयरन भी दहाड़ते हुए यहाँ आता है और अपनी कुल्हाड़ी उस जायंट के सिर पे दे मारता है, जिससे जायंट का सिर फट जाता है और वो जमीन पे आ गिरता है। वो छोटी बच्ची ये सब देख शॉक में थी और इग्रिस के पीछे छुपी हुई थी। आयरन जोर से दहाड़ता है और फिर स्माइल करने लगता है,
जैसे उसने सारे जायंट्स को अकेले मार दिया हो। वहीं इग्रिस उस बच्ची के सिर पे हाथ रखते हुए उसे यकीन दिलाता है कि अब वो सुरक्षित है। जिन्वू दूर से ये सब देख रहा था और बोलता है कि आयरन को तो इस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा है। उसकी रैंक अपग्रेड होने से वो और भी पावरफुल हो गया है और काफी अच्छा काम कर रहा है। अब सोल्जर जिन्वू के पास आके उसका शुक्रिया करता है उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन जिन्वू सोल्जर को थम्स अप करते हुए कहता है कि तुम एक बहादुर सोल्जर हो और तुमने भी कई लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें बचाया है। जिन्वू अब जिन्हो से कहता है कि इस सोल्जर को सुरक्षित जगह ले जाओ और देखो कि इस एरिया में कोई बचा तो नहीं है। जिन्हो अब सोल्जर के साथ यहाँ से चला जाता है। जिन्वू अब अपने सामने पड़ी जायंट की डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर असली खेल शुरू करते हैं, अराइज। इधर जापान के हंटर एसोसिएशन में खबर मिलती है कि जिन्वू एक एक करके जायंट्स को मारते जा रहा था। उसने नागोया, ताकायामा और ऐसे ही 5 शहरों से जायंट्स को खत्म कर दिया है। ये सुन मात्सुमोतो को यकीन नहीं होता और वो याद करता है कि जब वो जिन्वू को एयरपोर्ट पर लेने गया था और वहाँ पहली बार उसने उसकी आंखें देखी थी। उसने अपनी लाइफ में कई हंटर्स देखे हैं, लेकिन जिन्वू जितना पावरफुल और कोई नहीं था। उसमें कुछ तो अलग बात थी। मात्सुमोतो जिन्वू का जापान में स्वागत करता है और सीधे मुद्दे पर आता है कि जायंट्स इस शहर की तरफ आ रहे हैं और वो चाहता था कि जिन्वू इस सिटी को प्रोटेक्ट करे, जिससे इन्हें थोड़ा समय मिल जाए और वो दूसरे देशों के हंटर्स को भी बुलवा सके। मात्सुमोतो मन में सोचता है कि ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अकेले सारे जायंट्स को नहीं हरा पाएगा, तो जब तक ये जायंट्स के साथ टाइम पास करेगा मैं दूसरे देशों के हंटर्स को भी मंगवा लूंगा। लेकिन जिन्वू उसे साफ मना कर देता है। वो यहाँ डिफेंस करने नहीं आया बल्कि अटैक करने आया है। जो सुन बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये अकेला उन सब जायंट्स को मारने की सोच रहा है। उस समय उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन अब मात्सुमोतो समझ गया है कि जिन्वू सच में अकेले सारे जायंट्स को मार देगा। इधर जिन्वू ने उन जायंट्स को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लिया था। सिस्टम इन्हें नाम देने को बोलता है और जिन्वू नाम रखने में उतना अच्छा है नहीं, तो वो इन सबको नंबर्स दे देता है, जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5। बेरू आके बताता है कि मेरे मालिक, मैंने एक और जायंट को मार दिया है। तो जिन्वू कहता है कि ठीक है, उसका नाम नंबर 6 होगा। जायंट्स के आने से जिन्वू की आर्मी अब और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जिन्वू अब जिन्हो से कहता है कि वो टेलीपोर्ट करके बाकी जायंट्स की बॉडीज के पास जा रहा है ताकि उन्हें भी अपना शैडो सोल्जर्स बना सके। तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। जिन्वू मन में सोचता है कि अब तक तो सब आसानी से हो गया, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। अपने शैडो सोल्जर्स को उसने पूरे जापान में फैला दिया था, जो अलग अलग जगह के जायंट्स से निपट रहे थे। टस्क अपनी आग से एक जायंट का सिर जला देता है और क्योंकि ब्लैक हार्ट मिलने से जिन्वू का माना बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके सोल्जर्स कितनी बार भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो वापस रीजनरेट हो सकते हैं, जिससे जायंट्स थक जाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन एस रैंक डंजन ब्रेक की वजह से बाकी छोटे गेट्स को क्लोज करने वाला कोई नहीं है और उनमें से भी मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे, जिससे लोगों को बचाना और भी मुश्किल हो रहा था। और इन सब में कुछ दिन बीत जाते हैं। अब डंजन ब्रेक हुए 7 दिन बीत गए थे। जिन्वू और जिन्हो टोक्यो की खाली सड़कों पर चल रहे थे। टोक्यो जिसमें हमेशा चहल पहल रहती थी, वो अब एक सुनसान खंडहर बन चुका है। ये लोग अब उस गेट को देखते हैं जिसके सामने अब भी वो सुपर जायंट बैठा हुआ था। तभी हानेकावा यहाँ आ जाती है और जिन्वू को बताती है कि उसके अलावा टोक्यो में और कोई हंटर नहीं है। यहाँ जो तबाही मची है वो इनकी सोच से भी ज्यादा है। यहाँ से निकलकर जायंट्स हर तरफ फैल गए हैं। जिन्वू को मिलाकर 16 एस रैंक्स हंटर्स को यहाँ बुलाया गया था, जिनमें 6 तो जापान से ही थे, 2 चाइना से, 3 कनाडा से, 2 इंडिया से और 1 रशिया और 1 यूके से। और अब तक इनमें से 3 एस रैंक हंटर्स मारे गए हैं। पहला यूरी ऑर्लॉफ और बाकी 2 हंजावा और ल्यूकास। क्योंकि जायंट्स हमेशा झुंड बना के चलते हैं, तो उन्हें मारना एस रैंक हंटर्स के लिए भी बहुत मुश्किल का काम है। जिन्वू मन में सोचता है कि अगर एस रैंक हंटर्स मारे गए हैं तो छोटी रैंक के तो बहुत हंटर मारे गए होंगे। हानेकावा आगे बताती है कि टोटल 31 जायंट्स बाहर आए थे, जिनमें से एक तो समुद्र पार कर चाइना की तरफ जा रहा है। जापान के पास इन सब से निपटने की ताकत नहीं थी, लेकिन जिन्वू ने यहाँ आके ज्यादातर जायंट्स को मार दिया है और बाकी हंटर्स बचे हुए जायंट्स से निपट रहे हैं, जिनमें जिन्वू की शैडोज उनकी हेल्प कर रही है। जिन्वू कहता है कि ठीक है, मतलब अब बस ये सुपर जायंट ही बचा है और इसे जिन्वू को हराना होगा। लेकिन जिन्वू मन में सोचता है कि ये जगह थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। इस शहर की तबाही देख जिन्वू को ऐसा लग रहा था जैसे वो डीमन कैसल में आ गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि
डीमन कैसल में जलती हुई सिटी दिखाकर सिस्टम ने जिन्वू को हिंट दिया था कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। आर्किटेक्ट को जब से जिन्वू ने मारा है उसने जिन्वू से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, मतलब वो आर्किटेक्ट की असली बॉडी थी और वो सच में मर गया है। जिन्वू अब कहता है कि भले ही आर्किटेक्ट ने उसे फ्यूचर क्यों ना दिखाया हो, मैं अपनी पावर से फ्यूचर को भी बदल दूंगा। मैं हमेशा पावर के पीछे भागता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई और बड़ी पावर मुझे कंट्रोल करे, और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिन्वू कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। हानेकावा बोलती है कि अभी बाकी हंटर्स तो आए ही नहीं। जिन्वू कहता है कि बाकी लोग पहले से ही यहाँ हैं। तभी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स चारों तरफ से यहाँ आने लगते हैं और वो सब फाइनल बैटल के लिए तैयार थे। टस्क, आयरन और इग्रिस आगे आकर जिन्वू के सामने सर झुकाते हैं। उनके पीछे जिमा और टैंक भी थे और हानेकावा इतने सारे पावरफुल सोल्जर्स को देख शॉक में थी। आखिर में बिजली की रफ्तार से बेरू एंट्री मारता है। उसकी लैंडिंग से जिन्हो और हानेकावा पीछे सरक जाते हैं। जिन्वू अपनी आर्मी से कहता है कि तुम सब यहाँ आ गए, अच्छा काम किया। बेरू कहता है कि शुक्रिया मेरे मालिक। जिन्वू अब जिन्हो से कहता है कि हानेकावा को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जिन्वू उन सब शैडो जायंट्स को भी बाहर बुलाता है जिन्हें उसने अब तक मारा था, जिससे जिन्वू की आर्मी अब और भी पावरफुल हो गई थी। जिन्वू अब अपनी शैडो आर्मी से कहता है कि मेरे सोल्जर्स हमला करो। ये सुनते ही उसकी पूरी सेना सुपर जायंट की तरफ दौड़ने लगती है। उसकी सेना इतनी बड़ी हो गई थी कि उनके चलने से धरती कांप रही थी। वो सब सुपर जायंट के करीब पहुंच गए थे और जिन्वू दूर से सब देख रहा था, लेकिन उसकी आर्मी देखकर भी सुपर जायंट कुछ नहीं करता, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं था। अब अचानक ही सुपर जायंट अपनी जगह से गायब हो जाता है और शैडो आर्मी पर अटैक कर देता है। उसके एक अटैक से ही आधे सोल्जर्स मारे गए थे। ये देख जिन्वू भी सोचता है कि ये तो बहुत खतरनाक है, इसके एक बार नहीं मेरे सैकड़ों सोल्जर्स मार दिए। ये मॉन्स्टर साइज में भी इतना बड़ा है और इसके अंदर से इतनी डरावनी मैजिक पावर रिलीज हो रही थी कि एक बार तो जिन्वू का भी यहाँ से भागने का मन हो गया था। लेकिन इससे निपटने के जिन्वू के पास दो ही रास्ते हैं। पहला कि वो यहाँ से भाग जाए और सब कुछ भूल जाए, और दूसरा कि इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे। और जिन्वू भागने तो नहीं वाला। खैर, टस्क अब अपना साइज बड़ा करके सुपर जायंट के मुंह पर आग का गोला फेंकता है, लेकिन सुपर जायंट अपना हाथ आगे लाकर उससे बच जाता है। इसके बाद पीछे से एक शैडो जायंट अटैक करता है, तो ये अपनी तलवार घुमाकर उसके दो टुकड़े कर देता है। शैडो एंट्स उसके पैर को काट रही थी, तो सुपर जायंट अपना पैर उठाकर उन सबको कुचल देता है। अब बेरू भी चिल्लाकर लड़ाई में जाने लगता है, लेकिन जिन्वू उसे रोकते हुए कहता है कि अभी नहीं। बेरू और इग्रिस उसके पास ही खड़े थे। जिन्वू को लगा ही था कि ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होगा, इसीलिए उसने पहले अपनी शैडो आर्मी को अटैक करने भेजा ताकि जिन्वू को इसकी कोई कमजोरी का पता चल जाए। जिन्वू के पास माना भी बहुत है, तो उसके सोल्जर्स कितनी भी बार खत्म होकर वापस रीजनरेट हो सकते हैं। सुपर जायंट शैडो आर्मी को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलता जा रहा था। जिमा उस पर अपने स्पीयर से अटैक करता है, तो सुपर जायंट एक मुक्के में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइम के साथ साथ जिन्वू का माना कम होता जा रहा था, लेकिन सुपर जायंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्वू सोचता है कि इस मॉन्स्टर के पूरे शरीर पर मैजिक का कोई आर्मर बना हुआ है, इसीलिए वो खुद को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ अटैक करने में लगा हुआ है। फिर जिन्वू को याद आता है कि इसने सिर्फ एक बार खुद को बचाने की कोशिश की थी, जब टस्क ने इसके मुंह पर फायर किया था, और वो समझ जाता है कि इसकी कमजोरी क्या है। वो काइसेल को बुलाता है और बेरू और इग्रिस के साथ लड़ाई के मैदान में जाने लगता है। बेरू सीधा सुपर जायंट के मुंह पर हमला करने जाता है, लेकिन सुपर जायंट उसे डॉज कर देता है। इसके बाद इग्रिस भी अपनी बिजली वाली तलवार से उसके मुंह पर हमला करता है, पर सुपर जायंट इससे भी बच जाता है। वो बार बार इग्रिस के अटैक्स डॉज कर रहा था और जिन्वू को पूरा यकीन हो जाता है कि इसकी कमजोरी इसका चेहरा और इसकी आंखें हैं। सुपर जायंट भी अपनी तलवार से जिन्वू पर अटैक कर देता है, जो देख जिन्वू और इग्रिस तुरंत काइसेल से कूद जाते हैं, जिससे उन्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन काइसेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इग्रिस फिर उसके चेहरे पर अपनी बिजली से अटैक करता है, लेकिन जायंट अपना हाथ आगे ले आता है और तभी उस बिजली में से जिन्वू निकलकर बाहर आता है और अपना डैगर सुपर जायंट की आंख में घुसा देता है, जिससे सुपर जायंट दर्द से चिल्लाने लगता है। इसके बाद बेरू भी अपने नुकीले पंजों से सुपर जायंट के चेहरे पर कट मार देता है। अब जिन्वू इसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो कमांडर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपने सारे डैगर बाहर निकालता है और उनसे एक साथ सुपर जायंट के चेहरे पर हमला कर देता है, और सुपर जायंट बस जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। हानेकावा और जिन्हो दूर से ये सब देख रहे थे और हानेकावा बोलती है कि उसे लगा था कि ये युद्ध
हंटर और मॉन्स्टर के बीच है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध दो मॉन्स्टर्स के बीच हो रहा हो। वहीं जिन्हो गर्व से ये बैटल देख रहा था। इधर जिन्वू सुपर जायंट की आंख के पास जाकर म्यूटिलेशन स्किल का यूज करता है और उसकी आंख फोड़ देता है। इसके बाद वो बेरू को बुलाता है, जो कि उड़ता हुआ सीधे सुपर जायंट की आंख में घुस जाता है और वहां सुरंग बनाने लगता है। और जिन्वू भी बार बार म्यूटिलेशन का यूज करता रहता है और मॉन्स्टर के चेहरे को काटता रहता है। आखिर में सुपर जायंट की आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और उसका शरीर जमीन पर आ गिरता है। जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है कि उसने दुश्मन को हरा दिया, जो देख जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आना चाहिए था कि उसने फाइनल बॉस को हरा दिया है, यानी कि ये सुपर जायंट फाइनल बॉस था ही नहीं। तो फाइनल बॉस कहाँ है? और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों फाइनल बॉस तो अब भी जिंदा है, वो कहाँ और कैसा होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।